सृष्टि सृजन का आदिक्रम चला, देव और दानवों से अधिक बल और शक्ति मनुष्य को प्राप्त हुई। मानव हर क्षेत्र में इनसे बढ़कर था। विद्या, बुद्धि, धन, वैभव में मनुष्य ही अग्रणी था। जब भी वह इच्छा करता दानवों और देवों को परास्त कर डालता। मानव की शक्ति से उन दिनों सभी भयभीत रहते थे। एक दिन देव दानवों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से शिकायत की, आपने मनुष्य को इतना सशक्त बनाया है कि वह सबको भयभीत रखता है। उसकी शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। समस्त धरती का वैभव उसके हाथ में है। हम लोग केवल उसके आश्रित रह गए हैं। हमें वह अधिकार दीजिए जिससे हम भी स्ववश जी सके। मनुष्य से डरने की बात का अंत आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया और उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को मानवी, नारी की शक्ति मिलती रहेगी, वह अजेय है, अजेय रहेगा। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देव दानव चले गए। कालांतर में मनुष्य अहंकार से भरकर नारी शक्ति की उपेक्षा करने लगा। तब से मनुष्य निःशक्त हो गया और देव तथा दानव प्रबल होते गए। सामाजिक संगठन, समुन्नति की प्रेरक भी नारी है। राष्ट्र का यश, सौभाग्य और लक्ष्मी भी वही है। जिस देश और जाति में नारी का पूज्य स्थान होता है, वही देश और जातियां गौरव प्राप्त करती हैं। सिर ऊंचा उठाकर स्वाभिमान के साथ अमर रहती हैं। हे मनुष्य, पत्नी के पीछे ब्रह्म, उच्चता, महानता हो, आगे ब्रह्म हो और मध्य में ब्रह्म हो। इस प्रकार ब्रह्म से सर्वत्र घिरी हुई वह पति हृदय में राज्य करे। सुप्रसिद्ध विचारक अरस्तु का कथन है, नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है। भाव और चरित्र की दृष्टि से नारी वर्ग पुरुष से बहुत ऊंचा है। गांधी जी ने कहा है, स्त्री और पुरुष में चरित्र की दृष्टि से स्त्री का आसन ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि आज भी वह त्याग, मूक तपस्या, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है। पुरुष पहले ही अहंकार पूर्वक यह मान लेता है कि स्त्री की अपेक्षा उसका ज्ञान अधिक ऊंचा है, लेकिन अक्सर उसकी स्वाभाविक सूझ पुरुष के इस ज्ञान से ज्यादा सिद्ध हुई है। राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा नाम का उल्लेख स्त्री चरित्र की प्रबलता का परिचायक है। मानव शक्ति का जागरण ही विश्व परिवर्तन का आधार है। नारी विधेयात्मक शक्ति है। जो काम पुरुष शक्ति तांडव द्वारा करता है, नारी उसे सहज, स्नेह, सरल और सौम्यतापूर्वक संपन्न कर लेती है। युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी को जगाना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए और विश्व शांति के उपयुक्त वातावरण बनाने की उसी से याचना करनी चाहिए। नारी तत्व को प्रतिष्ठित पूजित किए बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आज अपने देश में अगणित समस्याएं पग पग पर छाई हुई हैं। उन्हें सुलझाने में देश की नारियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वस्तुतः किसी भी उत्थान का हेतु वहां की महिलाओं की त्याग और तपश्चर्या ही होती है। नारी देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। नारी की अपनी विशेषता है उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति। बेटी, बहन, धर्मपत्नी और माता के रूप में वे परिवार के लिए जिस प्रकार उदात्त आदर्शों से भरा पूरा जीवनयापन करती हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ प्रधान नर अपनी जगह ठीक है, पर आत्मिक संपदा की दृष्टि से वह नारी से पीछे ही रहेगा। नारी को प्रजनन का उत्तरदायित्व उठाने के कारण शारीरिक दृष्टि से थोड़ा दुर्बल भले ही रहना पड़ा हो, पर आत्मिक अनुभूतियों की बहुलता को देखते हुए वही ईश्वरीय दिव्य अनुकंपा की अधिक अधिकारिणी बनी है। अगले दिनों द्रुतगति से बढ़ता आ रहा नवयुग निश्चित रूप से आध्यात्मिक मान्यताओं से भरा पूरा होगा। मनुष्यों का चिंतन, दृष्टिकोण उसी स्तर का होगा। व्यवस्थाएं और मान्यताएं उसी ढांचे में ढलेंगी। जनसाधारण की गतिविधियां उसी दिशा में उन्मुख होंगी। शासन तंत्र, धर्मतंत्र, समाजतंत्र और अर्थतंत्र का सारा कलेवर उसी स्तर का पुनर्निर्मित होगा। ऐसी स्थिति में नारी को हर क्षेत्र में विशेष भूमिकाएं निभानी पड़ेगी।
विशेष उत्तरदायित्व संभालने पड़ेंगे, कारण कि अध्यात्म की विभूतियां जन्मजात रूप में उसी को अधिक परिमाण में उपलब्ध हुई है। नवयुग का नेतृत्व नारियां ही करेगी, परंतु उससे पूर्व अपनी पात्रता सिद्ध करनी है, अपनी शक्ति सामर्थ्यों का परिचय देना है। मजबूत कंधे ही भार वहन करने में समर्थ हो सकते हैं। नारी जागरण की आवश्यकता। नारी की अपनी एक गरिमा है, वह पुरुष की जननी है। हम परमेश्वर के पश्चात सर्वाधिक ऋणी अगर हैं तो नारी के, क्योंकि प्रथम परमात्मा मानव जीवन देता है, किंतु द्वितीय मात्र शक्ति नारी हमें जीने योग्य बनाती है। नारी स्नेह और सौजन्य की देवी है, वह पुरुष की निर्मात्री है। किसी राष्ट्र का उत्थान नारी जाति के उत्थान से ही होता है। वर्तमान समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन में नारी के सहयोग की अति आवश्यकता अनुभव की जा रही है। राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माँ ही है। समाज के निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उसे मनुष्य रूप में विकास करने का समान अधिकार दिया जाए, तभी वह भावी पीढ़ी का निर्माण दक्षतापूर्वक कर सकेगी और समाज का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। समाज का आधा अंग महिला से बनता है। वह केवल पुरुष की अर्धांगिनी ही नहीं है, वरन समाज का आधा अंग है। समाज के उत्थान पतन में उसकी समान भूमिका है। समाज उन्नत बनाना है तो नारी को भी पुरुष के समान शिक्षित, सभ्य और प्रबुद्ध बनाना होगा। विचारवान, ज्ञानी, साहसी, आत्मबल से संपन्न महिला परिवार समाज में अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति निभा सकेगी। श्रेष्ठ व्यक्तियों से श्रेष्ठ समाज बनता है। आज समाज में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी हो रही है। उसके लिए मात्र शक्ति की मनोगत अवस्था उत्तरदायी है। अगले दिनों प्रतिभावान महापुरुषों की राष्ट्र को आवश्यकता पड़ेगी। वह वर्तमान पीढ़ी में से ही निकलेंगे। अतः मात्र शक्ति को जागृत, सक्षम, आत्मबल से संपन्न और योग्य बनाने से ही वह सहयोग मिलेगा। नारी परिवार की सूत्र संचालिका है। माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में वही गृहलक्ष्मी समाज को नररत्न देती है। समाज को स्वर्ग में बदलना नारी के हाथ में है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, परंतु नारी परिवार को स्वर्ग बनाती है तथा देव मानव अपने उदर से उगाती है। धरती माँ अन्न दे सकती है, पर मानव वह भी उत्पन्न नहीं कर सकती। नारी सृष्टा की सर्वोत्कृष्ट कृति है। उसकी विशेषताओं को गिनाए तो मानव जगत उसके अनुदानों के नीचे दब जाएगा। त्याग, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सहयोग, सहनशीलता नारी में नर से अधिक है। सारा परिवार, समाज नारी के सहयोग और सेवा से गतिशील है। सृष्टा की सहयोगिनी शक्ति का नाम नारी है। कन्फ्यूशियस का कथन है, समाज को सुधारना है तो परिवारों को सुधारो। परिवारों का सुधार तथा सुसंस्कृत परिवारों का निर्माण अच्छी माताएं ही कर सकती हैं। सुसंस्कृत परिवार की धुरी है प्रगतिशील व सुसंस्कृत नारी। ये 1000 बार ध्यान देने योग्य बात है कि पुरुष अर्थ उपार्जन की सुविधा साधन जुटाने की व्यवस्था कर सकता है, पर घर में स्वर्गीय वातावरण पैदा करने की उसकी स्थिति नहीं है। न समय, न अनुभव, न भावना, न कला और न उदारता। इन आधारों के बिना परिवार संस्था का भावनात्मक नवनिर्माण संभव नहीं हो सकता। भावी पीढ़ी के शरीर अच्छी खुराक से, मस्तिष्क शिक्षा से विकसित किए जाते हैं, पर चरित्र व संस्कार युक्त दृष्टिकोण का निर्माण परिवार की पाठशाला में नारी के शालीन अध्यापन के बिना अन्य किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। नारी जागरण का उद्देश्य पूरा करने हेतु 5 सूत्री कार्यक्रम। नारी उत्थान का घोषणा पत्र। 1. मानव समाज में न्याय को जीवंत रखना। 2. परिवारों में शालीनता उत्पन्न करना। 3. भावी पीढ़ी को समुन्नत बनाना। 4. सर्वतोमुखी आर्थिक प्रगति में सहयोगी की भूमिका निभाना। 5. सद्भाव, सद्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का आधार खड़ा करना। नारी उत्थान कैसे हो? नारी की संवेदना, क्षमता, योग्यता, आत्मबल कैसे जगाना है,
उसी के उपाय करने हैं। मनोबल बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे। मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सम्मान के लिए सुविधाएं मिले। प्रचारात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक, संघर्षात्मक उपाय करने हैं। इन्हीं के द्वारा अज्ञान, असम्मान, उपेक्षा दूर होगी। एक सुसंस्कृत विकसित माँ, सम्मानित बहन बेटी बनेगी। नारी को खोया वर्चस्व प्राप्त होगा, अवांछनीयता से मुक्त होगी, परिवार एवं राष्ट्र के लिए कुछ करने की क्षमता रखेगी, स्वयं को पहचान कर ऊपर उठेगी, पूर्वाग्रह को छोड़ने के लिए तैयार होगी, अर्थोपार्जन द्वारा अपनी तथा राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगी, वर्ग चेतना जागेगी तो दूसरी बहनों को समर्थ बनाएगी। नारी ही सामाजिक दायित्वों के बोझ को होती है, शिल्पी की तरह संतान को गढ़ती है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में प्रेम, समर्पण, त्याग, स्नेह देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी को नारी सदी कहकर नारी जाति को अपने वर्ग के साथ साथ समाज के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। ये समय नारी जागृति का है। जो बहनें इस युग संधि की विषम वेला में अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर देंगी, उन्हें बाद में पछताना होगा कि योगीशी ने हमें समय पर पुकारा, लेकिन हमने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। नवजागरण की दिशा में नारी को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ये बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। अब नारी की दिव्य क्षमताओं को कसौटी पर कसे जाने की घड़ी आ पहुंची है। इस कसौटी पर नारी खरी उतरेगी भी, भले ही उसे इसके लिए दोहरा श्रम करना पड़े। उसे लंबे समय तक बंधनों में जकड़े रहने से पैदा हुए अपने पिछड़ेपन से मुक्ति पाकर अपनी योग्यता और क्षमता को विकसित करना होगा और नए निर्माण की भूमिका बनाने में भी हाथ बटाना होगा। अपने विकास के लिए स्वयं अपने आप से संघर्ष करना होगा तथा मार्ग में रुकावट डालने वाली परिवार और समाज में फैली रूढ़ियों से भी निपटना पड़ेगा। ये सब कठिन अवश्य है, लेकिन नारी इसे अवश्य कर लेगी। महाकाल ने उसे जो कार्य सौंपा है, उसे अपनी जन्मजात दैवी क्षमताओं के सहारे वह निश्चित रूप से पूरा कर सकती है। विचारशील पुरुष वर्ग का भी पूरा समर्थन एवं सहयोग उसे मिलना चाहिए और वह मिलेगा भी। नारी जागरण की इस पुण्य वेला में प्रत्येक भावनाशील महिला को सक्रिय होना चाहिए। अभीष्ट परिवर्तन का एक पक्ष है संघर्ष, दूसरा है सृजन। हमें इन दोनों ही मोर्चों पर अपने वर्चस्व का परिचय देना चाहिए। इस साहस के सहारे ही नारी को अपने तथा समूची मानवता के उज्ज्वल भविष्य का नवनिर्माण करना संभव हो सकेगा। समय की पुकार नारी जागरण अभियान को आंधी तूफान की तरह व्यापक बना देने की है। उसे दावानल की भांति द्रुतागामी और गगनचुंबी बनना चाहिए। नारी अग्रिम मोर्चे पर खड़ी जरूर होगी, पर उसे इसकी सफल भूमिका निभा सकने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए पुरुष को अपने घरों की नारियां आगे बढ़ानी होंगी। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अवकाश देने से लेकर साधन जुटाने तक उसे पर्दे के पीछे रहकर पूरा योगदान देना होगा। जनसाधारण के मस्तिष्क में नारी पुनरुत्थान की आवश्यकता, उपयोगिता बिठाने और उसे पद दलित स्थिति में रखने की हानियां समझाने के लिए इतना बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा करना पड़ेगा, जो शिक्षित और अशिक्षित नर और नारी सभी को वस्तुस्थिति समझा सके। अपने घर परिवार में जो महिलाएं इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हों, उन्हें वस्तुस्थिति समझाएं, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सकें। महिला जागरण का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि संघ शक्ति का उदय किए बिना और किसी शक्ति से संभव नहीं हो सकता। विचारशील व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि यह नारी उत्थान का कार्य तब तक नहीं हो सकेगा जब तक नारियों को घर के कार्यों से फुर्सत नहीं दी जाएगी। जो महिला बिना संरक्षक के घर के बाहर कभी नहीं निकली, वह घर घर जाकर संगठन के कार्य को कैसे करेगी? फिर जिन घरों में जाएगी, शंका की दृष्टि से देखी जाएगी। इस प्रकार घर के लोगों की अप्रसन्नता का कारण भी
बनेगी। अतः पुरुष वर्ग अपने घर की स्त्रियों को झिझक छोड़ने की चर्चा चलाए, बहू बेटियों को धीरे धीरे घर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करें और प्रोत्साहन दें। अपने घर की महिलाओं को साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होने की सुविधा दी जानी चाहिए। अतः पुरुष वर्ग को भी नारी जागरण का कार्य अपना ही कार्य मानकर अपनत्व भरे उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। देशव्यापी विश्वव्यापी महिला जागरण अभियान चलाने के लिए उसका संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना आवश्यक है। संगठन के लिए आरंभिक प्रयासों में 1. साप्ताहिक सत्संगों की नियमितता, 2. सदस्यों के घरों पर जाकर जन्मदिन, संस्कार, पर्व, कथा आदि के आयोजन करके परिवार निर्माण का प्रशिक्षण, 3. प्रौढ़ महिला पाठशाला तथा बाल संस्कारशाला का श्री गणेश। ये 3 कार्य प्रमुख रखे गए हैं। जहां ये क्रम चल पड़ेगा, वहां बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण प्रचारात्मक, रचनात्मक कदम बढ़ाए जाते रहेंगे। नारी प्रगति के नाम पर कुछ हुआ तो जरूर है, पर उसे दिशा न मिलने के कारण उच्छृंखलता की ही वृद्धि हुई है। शिक्षा तो बढ़ी, पर उसके साथ साथ फैशन परस्ती, श्रम से अरुचि एवं शालीनता की अवज्ञा जैसे दोष दुर्गुण जुड़ गए। फलतः वह लाभ न मिल सका जो शिक्षा की वृद्धि के साथ मिलना चाहिए था। शिक्षित नारी को अपने वर्ग की प्रगति के लिए कुछ तप त्याग करना चाहिए था, किंतु दिशा न मिलने के कारण वैसा दर्द उनके दिल में पैदा न हो सका। शिक्षित नारी अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा बढ़ाने तक ही सीमित हो गई है। आज की शिक्षित नारी के कंधों पर दोहरा दायित्व आ पड़ा है। प्रथम तो स्वयं उन निरर्थक बंधनों, वर्जनाओं और रूढ़ियों को तोड़ना है जो उनके अस्तित्व को ही निगल लेना चाहते हैं। दूसरे अपनी बहनों को जगाना है, उनकी उस सोई शक्ति को जगाना है जिसके जागृत हुए बिना नारी उत्थान, दूसरे शब्दों में समाज का उत्थान असंभव है। नारी कैसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करे, जिसके बिना वह समानता के स्तर पर नहीं आ सकती? इसके लिए उसे बहुत बड़ा संग्राम लड़ना पड़ेगा। कई मोर्चों पर उसे अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी। इस मुक्ति संग्राम का शंखनाद कौन करे? सेना, हथियार और सैन्य संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व कौन निभाए? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, आज की शिक्षित नारी ही ये दायित्व उठा सकती है। पुरुष का मुंह ताका जाए, इसकी अपेक्षा यदि हमारे समाज की शिक्षित महिलाएं स्वयं ही आगे आए तो नारी जाति को रूढ़िवादिता की संकीर्णता से, अंधपरंपराओं के बंदीगृह से, अशिक्षा और अज्ञान के अंधकार से सरलतापूर्वक उबारा जा सकता है। परिस्थितियां उनके पक्ष में है, न्याय उनके आगे चल रहा है, फिर मात्र उनके अपने साहस भर की बात रह जाती है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त को ही शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल की जाएं, जो पढ़ी लिखी तो बहुत कम है, किंतु नारी कल्याण के लिए जिनके हृदय में ज्वालामुखी धधक रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ी लिखी नारी के अतिरिक्त सामान्य नारियों ने भी आंदोलन को सक्रिय रखने में पूर्ण सहयोग दिया है। नवजागरण को आगे रखने वाली नारी को भी साथ रखा जाए, चाहे वे स्कूल में 2-4 अक्षर नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? कुछ महिलाएं बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारों से संबंधित होती हैं, उन्हें अध्यापक, डॉक्टर या अन्य प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पद सहज ही मिल जाते हैं। उनके सामने जीवन की समस्याएं प्रायः नहीं होती हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं जो स्कूलों में अध्यापिकाएं, दफ्तरों में क्लर्क, कंपनियों में टाइपिस्ट आदि पदों पर कार्य करती हैं, इनके कंधों पर कार्य का बोझ दोहरा होता है। एक ओर नौकरी का दायित्व तो दूसरी ओर घर, संतान, पति का उत्तरदायित्व बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें जीवन में कठोर स्पर्धा व कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे शिक्षित महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में ही व्यस्त हैं, जिनका सामाजिक जीवन नगण्य ही माना जाए, उन्हें केवल अपने घर, संतान एवं पति से ही मतलब रहा है। वे महिलाएं जो पढ़ी लिखी बहुत कम है, पर कुछ कर गुजरने के लिए तमन्ना संजोए रहती है।
इस वर्गीकरण के आधार पर महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर नारी अपनी बहनों का कल्याण करने में योगदान दे सकती है, क्योंकि नारी जागरण संबंधी छुट-पुट आंदोलन बहुत कुछ हुए हैं और बहुत कुछ हो रहे हैं, किंतु उनका संबंध क्लबों, मंचों, संस्था की शोभा और ऊंचे घराने की नारियों का सम्मान तथा शौक पूरा करना आदि रहा है। फिर जब तक समग्र रूप में कोई आंदोलन नहीं उठता है, तब तक पूरे राष्ट्र में कुछ क्रांति आई है, इसका पता नहीं लग पाता है। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही महिला जागरण अभियान चलाना चाहिए। इसी में नारी वर्ग का भला है। व्यापक नारी जागरण के लिए शिक्षित नारियों को उपयोग में लिया जाना चाहिए। धनाढ्य, पढ़ी लिखी महिलाएं समय की गुहार को पहचान कर अपने अहंकार को त्यागें और अपने सुख सुविधा को कम करते हुए उस बचत की राशि का उपयोग महिलाओं के कल्याण में समर्पित करने हेतु आगे आएं। नारी संगठन एवं जागरण में बहुमुखी महत्वपूर्ण योगदान वे महिलाएं दे सकती हैं जो प्राध्यापक, डॉक्टर या अन्य प्रशासकीय उच्च पदों पर आसीन हैं। जो महिलाएं दोहरे उत्तरदायित्व से बोझिल हैं, उनके पास समय का अभाव है, लेकिन अपनी बहनों की उन्नति के लिए वे भी आगे आए। शिक्षित महिलाएं अपने क्षेत्र में जहां भी हैं, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। वे उन महिलाओं का सहयोग अवश्य लें जो कम पढ़ी लिखी होते हुए भी अपने भीतर सेवा करने की इच्छा रखती हैं। भारतीय आम नारियां ये भी नहीं जानती कि उनके कल्याण के लिए कौन से कानून बने हैं, उन्हें कौन से अधिकार मिले हैं तथा उनके लिए कौन सी सुविधाएं जुटाने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारियां नारी समाज में पहुंचाई जानी चाहिए और उन्हें बदली हुई परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए। ऐसी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है या कर सकती है। जागृत नारी को आगे बढ़कर नवयुग का संदेश सुनाने के लिए स्वयं चलकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, दरवाजे-दरवाजे पर जाना होगा, तभी लंबे समय से सोई हुई सुषुप्त नारी में चेतना का संचार होगा। सबसे पहले वह शिक्षा को अपने हाथ में ले। घर घर जाकर माता पिता को लड़कियां पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। वे लड़के और लड़की के साथ शिक्षा में समान व्यवहार करें, इसके लिए उन्हें सहमत किया जाना चाहिए। जहां कहीं स्वच्छता का अभाव है, शिक्षित नारियां एवं लड़कियां स्वयं घरों पर जाकर सफाई का क्रियात्मक महत्व समझाएं। ठीक उसी भांति जैसे कि गांधी जी ने हरिजन उद्धार के लिए हरिजन बस्ती में रहना स्वीकार किया था। इन कार्यक्रमों को अपने स्तर पर यदि शिक्षित नारी ने चला दिया तो उसे सरकार से भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि वह महिला उत्थान के लिए नए नए कानून बनाए, महिला उत्थान के लिए एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष योजना में से खर्च करने हेतु प्रावधान रखे। इसके अलावा अनेक सामाजिक बुराइयां, रूढ़ियां, परंपराएं आदि आम भारतीय नारी को संत्रस्त किए हुए हैं, उनके लिए संगठित रूप में उनके विरोध में प्रचार प्रसार किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर संघर्षात्मक कदम भी शिक्षित नारी ही उठाए। ये कार्य साहित्य, कला और भाषण के माध्यम से ही किया जाए। घर घर संपर्क, प्रोत्साहन पुरस्कार आदि के द्वारा शिक्षित नारी वर्तमान स्थिति की काया पलट कर सकती है। आमतौर से तीसरे प्रहर महिलाओं को कुछ फुर्सत होती है, उस समय शिक्षित नारी संपर्क स्थापित करके उनके बीच गृहस्थोपयोगी चर्चा करें। उनके बाल बच्चों, व्यवस्था, कुछ घरेलू उलझनों पर भी चर्चाएं छेड़ सकती हैं। इधर उधर के उदाहरणों द्वारा भी उनकी दैनिक पारिवारिक गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। देखा गया है कि महिलाओं के स्वभाव में वस्त्र आदि दूसरी वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह करने की आदत होती है। इस संग्रह वृत्ति से वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और जमाखोरी पनपती है। अस्तु आवश्यकतानुसार वस्तुओं का क्रय बाजार से किया जाना चाहिए। इस ओर उन्हें प्रेरित करें। विचार विमर्श पारस्परिक चर्चा के दौरान भी हो सकता है। आवश्यक नहीं कि इसके लिए गोष्ठी के आयोजन का ही इंतजाम खड़ा किया जाए।
केवल शिक्षित नारी के हृदय में अपनी बहनों की पीड़ा हल्की करने का दर्द उत्पन्न हो जाने भर की देर है। समय निकालना, साधन जुटाना तो हर स्थिति में सरल हो जाता है। आधुनिकता की लहर के चाहे जो प्रभाव या कुप्रभाव हुए, पर उसका एक अच्छा प्रभाव तो ये है कि स्त्रियों में भी अपनी स्थिति का बोध और योग्यता के प्रति आत्मविश्वास पैदा होने लगा है। यही कारण है कि साक्षरता के प्रसार की दृष्टि से शिक्षित महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। लड़कियों की शिक्षा दीक्षा भी संभ्रांत परिवारों में आवश्यक अनुभव की जाने लगी है और वे भी अपनी बच्चियों को लड़कों के समान शिक्षित बनाने की व्यवस्था करते हैं। उन सामान्य या मध्यम वर्गीय परिवारों में जहां की लड़कों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वहां लड़कियों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना जरूरी समझा जाता है। निम्नलिखित कार्य जागृत महिलाओं को अपने क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रारंभ कर देने चाहिए। 1. परिवार में आस्तिकता का वातावरण। घर में आस्तिकता का, आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का वातावरण बनाना चाहिए। नास्तिकता मनुष्य को उच्छृंखल और मर्यादाहीन बना देती है। कर्मफल, परलोक, ईश्वरीय नियंत्रण आदि को स्वीकार न करने के कारण यह मनोवृत्ति अवसर आने पर कुछ भी क्रूर कर्म करने के लिए तैयार हो सकती है। मनुष्य को पशु और पिशाच बनने से रोकने में सच्चे ईश्वर विश्वास से बढ़कर और कोई आत्मानुशासन नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मनिर्भरता, आत्मबोध, जीवन का महत्व, स्वरूप और लक्ष्य समझकर तदनुसार रीति नीति निर्धारित करना। परावलंबी बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरियों के कारण बाहरी जीवन में भी डरा मरा, हारा थका, दीनहीन ही बना रहता है। आत्मगौरव, आत्मसंतोष जैसे दिव्य उपहार उसे कभी मिल ही नहीं पाते। आत्मबल संसार का सबसे बड़ा बल है और वह केवल अपनी गरिमा समझने वालों को ही मिलता है। बाहर से कुछ पाने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, पर यदि भीतर से कुछ पाने के लिए उतना ही प्रयास किया जाए तो चमत्कारी प्रभाव पैदा हो सकता है। अपने अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होकर साधारण मनुष्य को भी देवताओं जैसी विभूतियों से सजा सकती हैं। वे उपलब्धियां प्रगति का प्रत्येक द्वार खोल सकती हैं। जिनमें आत्मविश्वास है, जिन्होंने आत्मनिर्माण किया है, ऐसे व्यक्ति ही महामानवों की कतार में खड़े हो सकने योग्य बने हैं। इतिहास उन्हीं के गीत गाता है। जागृत नारी का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत मान्यताओं में भी आस्तिकता और आध्यात्मिकता को गहराई तक उतारे और उन्हें परिवार के अन्य लोगों की आस्थाओं में भी बिठाने के लिए लगातार प्रयत्न करे। हमारे घरों में पूजा उपासना का वातावरण रहना चाहिए। अच्छा तो ये है कि परिवार के सभी लोग प्रातः काल नित्य कार्य से निबट कर कुछ समय ईश्वर की गोद में बैठने की भावना के साथ उपासना के लिए शांतचित्त से एकांत में बैठें। गायत्री मंत्र का जाप और उगते हुए सूर्य की दिव्य किरणें अपने शरीर, मन और अंतःकरण में प्रविष्ट होने का ध्यान करें। समय का अभाव हो तो 15 मिनट भी इसके लिए लगाते रहने से काम चलता रह सकता है। उपासना भी नित्य के दैनिक कार्यों में सम्मिलित रहनी चाहिए। यदि अधिक व्यस्तता या अरुचि का वातावरण हो तो भी इतना तो होना ही चाहिए कि पूजा स्थल पर गायत्री माता का, भगवान का चित्र स्थापित हो और काम काज में लगने से पहले वहां जाकर घर का प्रत्येक सदस्य 2 मिनट मौन खड़ा होकर गायत्री मंत्र का 5 बार जप मन ही मन कर लिया करे और प्रणाम करके इस छोटे से उपासना क्रम को पूरा कर लिया करे। इसमें बाधा केवल अरुचि और उपेक्षा के कारण ही हो सकती है, परंतु आस्तिकता के अनेक प्रकार के लाभों को समझा देने पर श्रद्धा के बीजांकुर उगाए जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सा साहित्य युग निर्माण योजना द्वारा तैयार किया जा चुका है। सामूहिक भजन कीर्तन गायन वादन की परंपरा भी घरों में चल पड़े तो उससे आस्तिकता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो सकती है। भगवान के गुणगान से लेकर जीवन के भीतरी और बाहरी क्षेत्र में आदर्शवादी उमंगें उत्पन्न करने और प्रगति की दिशा में चरण बढ़ाने तक के विभिन्न विषय इन सहगानों में हो सकते हैं।
प्रातःकाल जल्दी सोकर उठने के लिए सारे सदस्य राजी होने चाहिए। स्नान, शौच आदि से निवृत्त होकर सामूहिक प्रार्थना को पति पत्नी साथ साथ या क्रम बनाकर घर का प्रत्येक सदस्य उस साधना स्थल में प्रवेश करे और परमात्मा की उपासना करे। आज का दिन एक परिपूर्ण जीवन है, यह मानकर परमात्मा से सच्चाई, ईमानदारी और नेक निष्ठा की ओर प्रेरित रखने के लिए बल की मांग की जाए। भावना के अनुसार धूप, दीप, अक्षत, रोली आदि से देव प्रतिमा का अभिषेक किया जाए। प्रातः काल का नाश्ता सदस्य ईश्वर के प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो वह और भी मंगलदायक हो सकता है। प्रातःकालीन उपासना समाप्त करके जिसे जिस कार्य में जाना हो उसमें चले जाना चाहिए। स्त्रियां गृह कार्यों में लग जाएं। विद्यार्थी पाठशाला की ओर चले जाएं और पुरुष वर्ग जो जिस कार्य में नियत हो उसमें चला जाए। 2. संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण। परिवार प्रशिक्षण के लिए अपनी एक विशिष्ट परिपाटी है संस्कार आयोजनों का पुनर्जीवन। इसके लिए सदस्यों के जन्मदिन, विवाह दिन, गर्भवतियों के पुंसवन तथा बच्चों के नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन और विद्यारंभ संस्कारों के उत्सवों की प्रक्रिया अपनाई गई है। ये चिर प्राचीन भी है और बिल्कुल नवीन भी। चिर प्राचीन इसलिए कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों की पद्धति आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है और इसे बहुत सूझबूझ के साथ प्रचलित किया गया है। चिर नवीन इसलिए कि पारिवारिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी तथा उसे ठीक तरह निभाने की व्यवहारिक रीति नीति इस अवसर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण में बड़ी सुंदरता से जुड़ी हुई है। संस्कार आयोजनों को बिना किसी खर्च का किंतु अत्यंत उत्साहवर्धक बनाया गया है। अपने अपने घरों पर सभी शाखा सदस्याएं इन आयोजनों को करती रह सकती हैं। भरे पूरे परिवार में जल्दी जल्दी वैसे अवसर आते रह सकते हैं और उस उमंग भरे वातावरण में आदर्शवादी परिवर्तनों की जड़ जमाने का अवसर बार बार मिलता रह सकता है। भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कारों की प्राचीन परंपरा विद्यमान है। पंडितों ने उसे लूट खसोट का जरिया बना लिया और शिक्षा प्रेरणा का मूल उद्देश्य नष्ट करके मात्र पूजा पत्री तक उसे सीमित कर दिया। इसलिए जनविवेक ने उसकी अनुपयोगिता देखकर उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी। अब वे संस्कार विधिवत कहीं कहीं ही होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि धर्म परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उत्साहवर्धक अभियान के साथ साथ परिवार निर्माण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण करने और प्रगतिशील वातावरण बनाने की समन्वित प्रक्रिया को तत्काल आरंभ कर दिया जाए। इसका परिवारों में विरोध नहीं स्वागत ही होगा। इसमें दोहरा लाभ है। लोग अपनी परंपराओं के पीछे सन्निहित प्रगतिशीलता को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। साथ ही परिवार प्रशिक्षण के लिए उत्साहवर्धक परिस्थितियां मिलती रहेंगी। उन छोटे आयोजन समारोहों में सहज ही उत्साहवर्धक वातावरण रहेगा। घर पड़ोस के लोग पारस्परिक व्यवहार के कारण तथा कौतूहलवश उनमें इकट्ठे होंगे और उतने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला जागरण अभियान के कार्यकर्ताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा। घर घर जाकर उत्साहपूर्ण वातावरण में नवनिर्माण से संबंधित तथ्यों को समझाना पड़ेगा और उन्हें प्रचलन के स्तर तक पहुंचाना होगा। परिवार निर्माण के लिए प्रचलित धर्रा बदलने और संस्कार आयोजनों की धर्म परंपरा प्रचलित करके ये प्रयोजन बहुत नहीं सुविधा तथा सफलता के साथ उत्साहवर्धक वातावरण में संपन्न होता रह सकता है। षोडश संस्कारों में 10 प्रधान हैं। उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्हें बिना पंडित पुरोहितों की सहायता के महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह घरेलू उत्सवों के रूप में स्वयमेव संपन्न कर सकती हैं। 1. गर्भावस्था में 30वें महीने होने वाले पुंसवन संस्कार को मनाते हुए परिवार के लोगों को ये समझाया जा सकता है कि नवजात शिशु को सुसंस्कारी बनाने के लिए गर्भिणी की शारीरिक मानसिक स्थिति किस प्रकार संतोषजनक रखी जा सकती है और उसके लिए घर के वातावरण में पारस्परिक व्यवहार में क्या हेरफेर होना चाहिए।
2. नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम रखने के साथ साथ उसके जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने और उसके अनुरूप घर को एक संस्कृति पाठशाला के रूप में बदलने के लिए उस परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन अभीष्ट हैं, ये सुझाया जा सकता है। 3. अन्नप्राशन संस्कार यो होता तो बच्चे का है और प्रधानतया बच्चे के आहार विहार के संबंध में बरती जाने योग्य सतर्कताओं की जानकारी दी जाती है, पर वस्तुतः सारे घर के आहार विहार की चर्चा की गुंजाइश उसमें रहती है। हम प्रायः अखाद्य खाते और अपेय पीते हैं, उससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य नष्ट होता है। इस प्रसंग में अनीति उपार्जन से पेट भरने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस तथ्य को भी समझाया जा सकता है। 4. मुंडन संस्कार में बच्चे का मानसिक विकास करने की प्रेरणा मुख्य है। जन्मजात पशु संस्कारों के प्रतीक आरंभिक बाल काटकर उनके स्थान पर संस्कृति की प्रतीक शिखा स्थापित की जाती है। मस्तिष्क पर आदर्शवादी मान्यताओं का अधिकार सिद्ध करने वाली धर्म ध्वजा फहराई जाती है। मुंडन के अवसर पर यह समझाया जा सकता है कि बच्चे का ही नहीं सारे परिवार का मानसिक विकास आवश्यक है और उस महान उपलब्धि के लिए किस प्रकार का चिंतन और कर्तव्य होना आवश्यक है। 5. विद्यारंभ संस्कार में विद्या की आवश्यकता, उपयोगिता एवं सही दिशा के संबंध में घर के हर सदस्य को जानकारी मिलती है और यह बताया जाता है कि ज्ञान संपदा के अभिवर्धन में परिवार के हर सदस्य का पूरा उत्साह और अनवरत प्रयत्न बना रहना चाहिए। निरोगता और समृद्धि की तरह विद्या संपदा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ये पांचों संस्कार छोटे बालकों के मनाए जाते हैं, पर वस्तुतः बच्चे तो निमित्त हैं, वे तो बेचारे कुछ समझते तक नहीं। आयोजन में वास्तविक शिक्षण पूरे परिवार का तथा उपस्थित संबंधी पड़ोसियों का होता है। घर घर प्रशिक्षण प्रक्रिया चल पड़े, इसके लिए इन आयोजनों का प्रचलन महिला जागरण की सभी सदस्यों के यहाँ होना चाहिए। छोटे बच्चों का सिलसिला प्रायः चलता ही रहता है। किसी महीने किसी का नामकरण तो कुछ महीने बाद किसी का अन्नप्राशन, किसी का मुंडन, इस प्रकार किसी न किसी बहाने बार बार परिवार प्रशिक्षण के अवसर आते रहेंगे और उपयोगी प्रेरणाओं से उन लोगों को बार बार प्रभावित किया जाता रहेगा। ये परिवार निर्माण की दृष्टि से एक बहुत ही उत्तम विधि व्यवस्था है, जिसे प्रचलित करने के लिए महिला मंडलों को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। संस्कारों द्वारा परिवार निर्माण के क्रम में विवाह दिवसोत्सव संस्कार का विशेष महत्व है। जिस दिन विवाह हुआ था, हर वर्ष उस दिन एक छोटा सा उत्सव समारोह मनाया जाए। पति पत्नी द्वारा छोटे छोटे संकल्प लिए जाए तथा विवाह के कर्तव्य उत्तरदायित्वों को नए सिरे से पुनः समझाया जाए। हर वर्ष इस प्रकार का व्रत धारण, प्रशिक्षण, संकल्प एवं धर्मानुष्ठान किया जाता रहे तो उससे दोनों को अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को पालने निभाने में निश्चय ही अधिक प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार वह सुनहरा दिन एक दिन के लिए हर साल नसनाड़ियों में उल्लास भरने के लिए आ सकता है। उस दिन दोनों परस्पर विचार विनिमय करके अपनी अपनी भूलों को सुधारने तथा एक दूसरे के अधिक समीप आने के उपाय सुझाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से जन्मदिन मनाने का बहुत महत्व है। जिस सदस्य का जन्मदिन जब हो, उस दिन उसके घर छोटा उत्सव किया जाना चाहिए। मनुष्य जन्म कितना बहुमूल्य है, किस उद्देश्य के लिए मिला है और उस पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए चिंतन एवं कर्तृत्व की दिशा क्या होनी चाहिए, इस तथ्य को अनेकों उदाहरण देकर बताया सिखाया जा सकता है और जिसका जन्मदिन है उसे प्रेरणा दी जा सकती है कि वह अपना सुरदुर्लभ जन्म सार्थक करने के लिए अपनी वर्तमान गतिविधियों में क्या हेरफेर कर सकती है। यह व्यक्ति निर्माण की शिक्षा है जिससे सभी उपस्थित लोग अपने अपने लिए प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यो महिलाएं अपने अपने बच्चों के जन्मदिन खुशी मनाने की दृष्टि से मनाती रहती हैं। अपना उद्देश्य उससे कहीं ऊंचा है। सदस्यों का जन्मदिन मनाने की परंपरा इसलिए रखी गई है
ताकि उस दिन उन्हें आत्मचिंतन की नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिले। ये सभी संस्कार आयोजन ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही मिलजुल कर मना सकती हैं। हवन, कर्मकांड आदि के मंत्र एवं विधान सभी ऐसे सरल हैं जिन्हें शिक्षित महिलाएं कुछ ही दिन के प्रयत्न से बहुत अच्छी तरह सीख सकती हैं। आयोजनों में खर्च कुछ रुपए ही रखा गया है। अपनी पद्धति से कम खर्च में हवन आदि कृत्य हो जाते हैं। जलपान, चाय पान आदि से स्वागत की खर्चीली प्रथा इन आयोजनों में सर्वथा निषिद्ध ठहरा दी गई है, ताकि गरीब से गरीब स्थिति के लोग भी उन्हें पूरे उत्साह और पूरे सम्मान के साथ संपन्न कर सकें। 3. सामूहिक पर्व त्योहार। अपने गली मोहल्ले या गांव नगर के सभी नर नारियों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से पर्व त्योहार मनाने के कार्यक्रम बनाने चाहिए। दीपावली, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि त्योहारों को सार्वजनिक आयोजनों के रूप में मनाया जाना चाहिए और इन पर्वों के पीछे व्यक्ति निर्माण के जो सूत्र भरे पड़े हैं उनसे जन साधारण को अवगत कराना चाहिए। समाज के नव निर्माण में इन आयोजनों का क्रांतिकारी प्रभाव देखा जा सकता है। युग निर्माण मिशन ने इन्हें मनाने के जो विधान बनाए हैं तथा प्रतिपादन के जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वे अभूतपूर्व हैं। उनमें आज की समस्याओं के प्रखर समाधानों को कूट कूट कर भर दिया गया है। कार्तिकी अमावस्या की दीपावली होती है और वह अर्थ संतुलन के साथ जुड़े हुए अनेकानेक समाधान लेकर आती है। उस पर्व को मनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था की विकृति के कारण और उन्हें संतुलित करने के उपाय सुझाए जा सकते हैं। इसी प्रकार माघ सुदी पंचमी को वसंत पंचमी शिक्षा की, फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को होली स्वच्छता एवं श्रम सहयोग की, चैत्र सुदी नवमी रामनवमी मर्यादा पालन की, ज्येष्ठ सुदी दशमी गायत्री जयंती आत्मिक पवित्रता की, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा अनुशासन की, श्रावण सुदी पूर्णिमा श्रावणी उपनयन परिवर्तन के साथ द्विजत्व की, पशु जीवन त्याग कर मनुष्य जीवन में प्रवेश करने की जिम्मेदारी निभाने की, भाद्रपद वदी अष्टमी जन्माष्टमी कृष्ण के कर्मयोग की, आश्विन सुदी दशमी विजयदशमी शक्ति संचय की प्रेरणा लेकर आती है। इन पर्वों को मनाने के समय उपर्युक्त समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक संगठन, संशोधन एवं विकास की अनेकानेक गुत्थियों के हल सुझाए जा सकते हैं। समाज निर्माण की शिक्षा इस माध्यम से उत्साहवर्धक वातावरण में ही अच्छी तरह हो सकती है। धर्म परंपराओं के निर्वाह के साथ साथ लोक शक्ति को जागृत, परिष्कृत, संगठित एवं विकसित करने का ये तरीका इतना उत्तम है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में लोक शिक्षण का और कोई उपाय सोचा ही नहीं जा सकता है। 4. पारिवारिक गोष्ठी एवं बच्चों को कहानियां सुनाना। परिवार का भावनात्मक निर्माण करने के लिए साप्ताहिक परिवार गोष्ठियों में घर की समस्याओं पर परस्पर विचार विनिमय करने, बजट बनाने तथा भावी रीति नीति निश्चित करने का सिलसिला चलाया जा सकता है। समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है और प्रगति के नए चरणों का निर्धारण किया जा सकता है। हर नारी को इसके लिए सुनिश्चित रूपरेखा बनानी होगी और अपने निज के व्यक्तित्व को विकसित करने के साथ समूचे परिवार का नव निर्माण करने के लिए साहस समेटना पड़ेगा। सामान्यतया बच्चों को प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाने की छोटी सी बात को लेकर आगे बढ़ना है। सभी सदस्याएं बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक एवं दिशा देने वाली कहानियां सीखेंगी और उन्हें किस आयु के बच्चों के लिए किस प्रकार कहना चाहिए ये कला अपनाएंगी। हर घर में रात्रि को कहानियां कहने का प्रचलन होना चाहिए। दादी नानी की कहानी की उक्ति प्रसिद्ध है। वृद्धाएं तथा जिनके पास अवकाश रहता है वे इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकती हैं। उनको उत्साह न होने पर कामकाजी महिलाएं भी किसी प्रकार उसके लिए समय निकाल सकती हैं। यूं आज ऐसी कहानियों की भारी कमी है जो मात्र मनोरंजन न होकर बच्चों को दिशा एवं प्रेरणा दे सके। फिर भी उन्हें ढूंढा और उपलब्ध कराया जा सकता है।
बच्चों में कहानियां सुनने का सहज भाव होता है। जब वह सिलसिला चल पड़े तो घर के अन्य लोग भी खिसक कर वहीं आए इकट्ठे होते हैं। कथा सुनने में आनंद तो सभी को आता ही है। इस प्रकार कहानियां कहने की प्रक्रिया यदि सुनियोजित और दूरदर्शितापूर्ण आधार लेकर चलाई जाए तो इस छोटे दिखने वाले कार्य से भी अगणित सत्परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं। व्यक्तियों के निर्माण में कथा प्रचलन की अनुपम भूमिका हो सकती है। आवश्यक नहीं कि कथा में धर्मग्रंथ ही पढ़े सुने जाएं और उनका समय रात्रि का हो। सुविधा और रुचि के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। रात्रि की अपेक्षा तीसरे प्रहर भी इसका समय हो सकता है। व्यक्ति, परिवार और समाज की समस्याओं के स्वरूप समझाने वाली और उनके समाधान बताने वाली पुस्तकें भी एक प्रकार से धर्मग्रंथ ही हैं। संस्कृत में बात कही गई हो या देशी भाषा में, इसमें कुछ अंतर नहीं आता। प्राचीन काल के ऋषियों ने अपने समय की समस्याओं पर उसी समय की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए प्रकाश डाला था। आज की स्थिति उस समय से भिन्न है। आज वे समस्याएं नहीं जो प्राचीन काल में थी। अब नई समस्याएं सामने हैं और उनके समाधान आज के हिसाब से ही ढूंढने होंगे। ये काम युगद्रष्टाओं और कालपुरुषों का है। विवेकानंद, दयानंद, गांधी, विनोबा आदि को हम युगद्रष्टाओं में गिन सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अपनी विचारधारा परिष्कृत करने का लाभ उठा सकते हैं। कथा का उद्देश्य युगद्रष्टाओं के साहित्य से भली प्रकार पूरा हो सकता है। 5. तुलसी रोपण। तुलसी के पौधे घर घर लगाए जाने का अभियान भी चलाना चाहिए। उसके पत्ते, फूल, बीज आदि सभी उपयोगी औषधि का काम करते हैं। जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी आदि कितने ही रोगों में उनका प्रयोग हो सकता है। तुलसी के स्पर्श से वायु शुद्ध होती और मच्छर मक्खी भागते हैं। सबसे बड़ी बात है, घर के वातावरण में धार्मिकता का समावेश। फल, शाख आदि न लग सके तो भी वृक्षारोपण के प्रतीक चिन्ह के रूप में तुलसी का पौधा हर घर में सम्मानपूर्वक लगाया जाना चाहिए। रचनात्मक अभियान का ये भी एक अच्छा शुभारंभ माना जाएगा। 6. शिशु पालन का प्रशिक्षण। सुगृहिणी को कुशल मौलियों की तरह अपने घर परिवार के लिए न केवल सुकोमल अनुदान देने पड़ते हैं, परंतु दूरदर्शी प्रशासक की तरह नियंत्रण एवं प्रतिरोध के कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। बुद्धिमान माताएं अपने बालकों पर केवल प्यार ही नहीं करती, वे एक आंख से दुलार, दूसरी से वर्जन का हथियार भी थामे रहती हैं। ऐसी संतुलन के अभाव में माता की एक पक्षीय प्रवृत्ति बच्चों के व्यक्तित्व का नाश कर देगी। अविवेकपूर्ण दुलार से बच्चे बिगड़ते हैं, इसे हर कोई जानता है। नारी को दोनों ही शस्त्र ढाल तलवार की तरह सुरक्षात्मक और आक्रमणात्मक दोनों ही प्रयोजन पूरे करते हैं। 7. लड़का लड़की एक समान। घरों में लड़के और लड़कियों के बीच बरता जाने वाला भेदभाव तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। लिंग भेद के कारण किसी को न तो सम्मान मिले, न तिरस्कार, न तो लड़कियों को छोटी नजर से देखें, न लड़कियां ही अपने को हीन अनुभव करें। ऐसा व्यवहार स्वयं भी करना चाहिए और दूसरे को भी वैसा ही करने के लिए कहना चाहिए। लड़के कमाए खिलाते और वंश चलाते हैं, लड़कियां पराए घर का कूड़ा और कर्जे की डिग्री होती हैं। ऐसी बुद्धि रखकर बच्चों में भेदभाव करना ये बताता है कि ये लोग अभिभावक कहलाने तक के अधिकारी नहीं, सहज वात्सल्य का इनमें उदय नहीं हुआ है। हमें इस प्रकार के भेदभाव को अपने मनों से पूरी तरह निकाल ही फेंकना चाहिए। पुत्र जन्म की खुशी और कन्या जन्म पर रंज मनाया जाना मनुष्यता की शान पर बट्टा लगाता है। 8. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण करने का, युग परिवर्तन एवं युग निर्माण का विश्वव्यापी उत्तरदायित्व नारी के कंधे पर ही महाकाल ने सौंपने का निश्चय किया है। इसमें उसकी ईश्वर प्रदत्त विशिष्टता ही मुख्य कारण है। नारी में वे सभी गुण हैं जिनसे वह अपनी संतान, परिवार, समाज और समूची मानव जाति का निर्माण कर सकती है।
यह महान उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए नारी को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन इन तीनों ही मोर्चों पर आगे बढ़ना है। उसे व्यक्तिगत जीवन में घुसे हुए आलस्य और अवसाद को छोड़ना होगा और प्रगति के लिए अवकाश एवं साधन प्राप्त करने होंगे। शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में नई उमंगें उठनी चाहिए। अध्ययन का शौक उत्पन्न किया जाए। बिना पढ़ी प्रौढ़ महिलाएं पढ़ना आरंभ करें। पढ़ी आगे का अध्ययन जारी रखें। आवश्यक नहीं कि यह पढ़ाई स्कूली परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ही हो। उपयोगी ज्ञान बढ़ाना ही अपनी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। महिलाओं की प्रौढ़ पाठशालाओं का संगठित प्रयास गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। लड़कियों को स्कूल भेजने में आनाकानी या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। विवाह की जल्दी या शादी में खर्च की बात सोचकर लड़कियों की शिक्षा में कंजूसी बरती जाती है। इस उपेक्षा वृत्ति का अंत होने से ही नारी का स्तर ऊंचा उठेगा और भविष्य उज्ज्वल होगा। स्वास्थ्य। सामान्य धात्र विद्या सिखाने के लिए हर जगह प्रबंध हो। प्रसूतिशालाएं चलें। शिक्षित दाइयां प्रसव में सहायता देने के लिए उपलब्ध रहें। पिछड़े क्षेत्र में इस जानकारी के अभाव में हर साल लाखों मृत्यु होती है और अगणित महिलाएं इसी कुचक्र में जीवन भर के लिए भयंकर यौन रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। इनका जीवन बचाने के लिए हर जगह प्रबंध हो। प्रजनन सीमित करने की आवश्यक शिक्षा, सफाई, रोगी की परिचर्या, पौष्टिक भोजन की उपयोगिता, विभिन्न रोगों में घरेलू उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, नशे से स्वास्थ्य को हानि आदि विषयों का ज्ञान सभी महिलाओं को दिया जाए। स्वावलंबन की दृष्टि से घर घर में गृह उद्योगों का प्रचलन आवश्यक है। कपड़ों की धुलाई, सिलाई, मरम्मत इस दिशा में सर्वप्रथम है। इस कला का अभ्यस्त हर नारी को होना चाहिए। इससे कौशल भी बढ़ता है और पैसा भी बचता है। टूट फूट की मरम्मत और शाक वाटिका जैसे दो उद्योग भी ऐसे हैं जो प्रत्येक गृहिणी को जानने और चलाने चाहिए। इनके अलावा आसपास के क्षेत्र में खपत होने योग्य कुछ वस्तुएं अपनी सुविधा देखते हुए बनाने का प्रयास किया जा सकता है। ये कार्य सहकारी समितियों से अधिक अच्छी तरह हो सकता है। ये कच्चा माल उचित मूल्य पर दे और उत्पादन खरीद कर बाजार में खपाएं। ऐसे उत्पादन की शिक्षा देने का प्रबंध भी हो सके तो घर घर में गृह उद्योग चल सकते हैं और बेकारी तथा गरीबी को दूर करने में भारी सहायता मिल सकती है। संगठित रूप में न बन पड़े तो भी व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही इस दिशा में कुछ न कुछ करते रहने की आवश्यकता है। उत्पादन और निर्माण की दिशा में हमारे धीमे या तेज कदम उठने ही चाहिए। नारी स्वावलंबन की दिशा में इन प्रयासों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। 9. पर्दा प्रथा एक कुप्रथा। पर्दा प्रथा का अंत होना ही चाहिए। ये कार्य स्त्रियां स्वतः करें। सास अपनी पुत्रवधू को बेटी कहकर संबोधित करें और बताएं कि अन्य बच्चों की तरह वह भी इस परिवार की सदस्य है। नारी पर पर्दे के लिए न तो दबाव डाले और न प्रोत्साहित करे। घर की महिलाएं आपस में मिलजुल कर इस कुरीति का अंत करें। विचारशील पुरुषों को भी इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी और इस पिछड़ेपन की निशानी का सहज ही अंत हो जाएगा। 10. जेवर घाटे का सौदा। जेवरों की अनुपयोगिता स्पष्ट है। उनमें व्यर्थ ही पैसा रुकता है। धातुओं में मिलावट, टांका, बट्टा, मीना तथा गड़ाई, बनाए, टूट फूट के कारण उनमें लगे धन की कीमत आधी भी नहीं उठती। उतना पैसा बैंक में रखा जाए तो ब्याज के कारण बढ़ता चला जाएगा, जबकि जेवरों में वह निरंतर घिसता और घटता ही है। चोरी, हत्या, ईर्ष्या, अहंकार, उद्धत प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा जैसी कितनी ही ऐसी हानियां हैं जो जेवरों के कारण आए दिन होती रहती है। सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं राष्ट्रीय कोष में संग्रहित न रहकर जब घरों में बिखर जाती हैं तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिन अंगों पर जेवर लदे रहते हैं उनकी त्वचा कड़ी पड़ जाती है।
पसीना रुकता है और कुरूपता तथा रुग्णता उत्पन्न होती है। नाक और कान में सुराख करके जेवर पहनना तो किसी असभ्य काल में प्रचलित हुई रूढ़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जेवरों का प्रचलन घटाने और हटाने के लिए हमारे मनों में उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। 11. भौड़े फैशन से बचें। फैशन के नाम पर खर्चीला भौड़ापन आजकल बढ़ता चला जा रहा है। अवांछनीय सज-धज से श्रृंगारिक अश्लीलता बढ़ती है और चरित्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भड़कीली सज-धज मनुष्य के ओछेपन और बचकानेपन की निशानी है। इससे ऊपरी आकर्षण भले ही बढ़ जाए, सम्मान नहीं बढ़ता। जहां भी उद्धत सज-धज पनप रही है, वहां उसको निरुत्साहित ही किया जाना चाहिए। 12. अनीति एवं कुरीति उन्मूलन। अनीति उन्मूलन के मोर्चे पर भी नारी को सक्रिय होना पड़ेगा। कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों ने नारी जाति को असीम क्षति पहुंचाई है। उन्हें एक एक करके उखाड़ने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 से कम आयु की लड़कियों एवं 21 से कम उम्र के लड़कों का विवाह करके उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली भूल अब बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। महिलाओं में इतना साहस होना चाहिए कि पुरुषों को समझा सके कि मिलावट, रिश्वत, कमतौल कम नाप, असली बताकर नकली देने, अनुचित मुनाफा लेने, तस्करी, चोरबाजारी एवं अनीति अपनाने से जो धन मिलता है, वह दुर्व्यसनों में, ठाट बाट, शान शौकत जैसे अपव्ययों में चला जाता है। चोरी, राज्यदंड, दवा दारू, मुकदमा जैसी विपत्तियों में प्रायः ऐसी ही कमाई की बर्बादी होती है। ईमानदारी से कमाया पैसा भले ही थोड़ा हो, चाहे उसके सहारे कठिनाई से गुजारा होता हो, तो भी यह निश्चित है कि उतने से भी परिवार फलते फूलते और सुखी रहते हैं। मृतक भोज, भूत पलीत, टोना टोटका, ज्योतिष मुहूर्त जैसे भ्रम जंजाल में समय, धन और संतुलन गंवाने से लाभ रत्ती भर भी नहीं, हानि अपार है। देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि और नरबलि के जो कुकर्म देखने को मिलते हैं, उन्हें लज्जाजनक मूढ़ मान्यता के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। दहेज का लेन देन मांस की खरीद फरोख्त से भी अधिक घिनौना है। इस कुप्रथा के कारण अपने समाज में गरीबी और बेईमानी का कुचक्र चल रहा है। उससे चरित्र निष्ठा की नींव डगमगाने लगी है। समय आ गया कि इस प्रथा का अंत कर दिया जाए और नितांत सादगी के साथ कम खर्च की शादियां चल पड़े। महिला गोष्ठियों में इस प्रकार के विचार रखे जाएं कि दहेज प्रथा, खर्चीले विवाह, मृतक भोज जैसी अन्योपयोगी परंपराओं से चिपटा रहना इस बात का प्रमाण है कि समाज में नवीनता का अभाव है। यदि समाज में खुशहाली लाना चाहते हैं, परिवारों से कलह समाप्त करना चाहते हैं, तो इन कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। नारी पुनरुत्थान के लिए ऐसी मान्यताएं और माहौल बनाना आवश्यक है जिसमें जनता इन कुरीतियों से परिचित हो जाए। सम्मिलित रूप से महिलाओं को ही इस कार्य में जुट जाना चाहिए। 13. व्यसन मुक्ति के लिए परिवार एवं समाज में विचारशील नारी का कर्तव्य है कि नशे के दुष्परिणामों को समझें और जिन्हें उनकी लत पड़ गई है, उनसे छुड़ाने या घटाने का अनुरोध बराबर करती रहें। जिन्हें इनकी लत नहीं पड़ी है, उन्हें पूर्व चेतावनी देकर बचाने का प्रयत्न करें। समर्थन तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई भयंकर विग्रह हो तो उसे टालने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करने की नीति अपनाई जा सकती है, पर उनके उस कार्य में सहयोग करने लगने पर सहमत नहीं होना चाहिए। कड़क बने रहने पर ही बुरी आदतों के छूटने की आशा की जा सकती है। नशे के असर से प्रिय परिजनों के प्राण बच सके, इसके लिए विवेकवान महिलाएं सदा प्रयत्नशील रहती है। नशेबाजों की संतानें तामसिक स्वभाव और दुर्गुणों से ग्रसित होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परिवार के प्रत्येक शुभचिंतक को इस असुर को घर से बहिष्कृत करने में तत्परता दिखानी चाहिए। महिला संगठनों ने अनेक स्थानों पर शराब के अड्डे बंद कराए हैं। 14. अश्लील गीत, संगीत, साहित्य और चित्रों का घरों से बहिष्कार।
सार्वजनिक सभा सम्मेलन करने चाहिए जिनमें अश्लील चित्रों और साहित्य के प्रति घृणा उत्पन्न की जाए। जनता में धार्मिक भावनाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के साधनों को अपनाना, धार्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ाना, धर्म का वास्तविक रूप जनता के सामने रखना, अधर्म के मार्ग पर चलने की हानियां बतानी चाहिए। इससे नारी जाति के प्रति सम्मान के भाव जागृत होते हैं। उसे केवल भोग की सामग्री न समझ पूज्य भाव से देखने लगते हैं। जितना प्रचार कामवासना की वृद्धि का सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं व साहित्य द्वारा किया जाता है, उससे कहीं अधिक व्यापक और शक्तिशाली प्रचार उसके विरुद्ध करने से ही समाज को इस रोग से मुक्त किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क से अपने संगठन में वृद्धि होती है। प्रचार द्वारा विचार क्रांति की जाती है, क्योंकि विचारों में वह महान शक्ति है जो मनुष्य की काया पलट देते हैं। जनता में उत्तम विचारों का प्रचार प्रसार ही श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित यज्ञ सम्मेलनों में या लोगों से व्यक्तिगत रूप से नर नारी दोनों को ही मिलकर निम्न संकल्प कराना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आजकल के अश्लील चित्र, अश्लील साहित्य, अश्लील गीत संगीत समाज में दूषित भावनाओं को जागृत करते हैं, सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मैं अपने घर अश्लील चित्र, साहित्य, गीत संगीत को कोई स्थान नहीं दूंगी और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा दूंगी। महिला संगठनों को बाजार में लगने वाले गंदे चित्रों को काला पोतने एवं अश्लील साहित्य की होली जलाने के कार्य सामूहिक रूप से करने चाहिए। प्रेरणाप्रद गीत संगीत की प्रतियोगिता, प्रेरणाप्रद चित्रों, सद्वाक्यों के स्टिकर घरों में लगाने एवं धार्मिक सद्विचारों की पत्रिकाएं परिवार में पढ़ने की परंपरा चलानी चाहिए। नारी को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करके उसे अपमानित, पतित बनाने वाले कामुक प्रचार को रोका जाए। साहित्य, चित्र, फिल्म, गीत आदि माध्यमों से नारी को वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने में शालीनता की समस्त मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। इन प्रवृत्तियों का घोर विरोध खड़ा किया जाए। नारी को फूहड़, उत्तेजक एवं श्रृंगार सजधज में सन्निहित आत्महीनता से विरत किया जाए। नर की तरह नारी को भी मात्र मनुष्य ही रहने देने का वातावरण बनाया जाए। उसे वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने वाले समस्त प्रयासों को प्रबल विरोध खड़ा करके निरस्त किया जाए। अश्लीलता तथा दूसरे प्रकार की नारी को दुःख परिस्थितियों में धकेलने वाली दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को रोकने के लिए स्वयंसेवक सेना खड़ी की जाए जो आवश्यकतानुसार विरोध के सभी उचित उपायों का सहारा लेकर अनीति को रोक सके। 15. सादगी से विवाह एवं दहेज उन्मूलन। विवाहों का क्रम समस्त संसार में चलता है। यह एक सामान्य स्वाभाविक सृष्टि प्रक्रिया है। इसमें न कोई अनोखापन है न आश्चर्य। सर्वत्र आए दिन विवाह होते रहते हैं। ऐसी हंसी खुशी के अवसर पर कुछ मंगल गीत, जलपान, उत्सव, उपहार जैसी छोटी प्रक्रिया की जाए तो उचित भी है। संसार भर में प्रायः ऐसा ही कुछ होता है। मित्र एवं संबंधियों के साथ छोटे उत्सव होते हैं और 4 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। अपने देश में इस साधारण सी बात को तिल का ताड़ बना दिया जाता है। विवाहोत्सव की विशालता, खर्चीलापन और कृत्रिमता भरी धूमधाम को ऐसा रूप दिया जाता है मानो आकाश से सूरज चांद उतरकर जमीन पर आ रहे हैं। ये धूमधाम कौन कितनी बड़ा चढ़ाकर करता है, इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाता है और उन दिनों लोग उन्मत्त जैसी मनस्थिति में जा पहुंचते हैं। इस अनावश्यक धूमधाम से किसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, कोई सोचता तक नहीं। पैसा इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चाहिए। घर परिवार में शिक्षा, तंदुरुस्ती, चिकित्सा, व्यवसाय आदि कितने ही कामों के लिए पैसा चाहिए। उस सबको रोककर इस धूमधाम में ऐसी बुरी तरह खर्च किया जाता है मानो वह मुफ्त का, हराम का, कहीं सड़क चौराहे पर गिरा पड़ा मिल गया हो।
बाराती इस सज धज से फिरते हैं मानो उन्हें किसी नाटक में इंद्र कुबेर का अभिनय करना हो। गाजे बाजे धूम धड़ाका देखकर लगता है ये लोग कोई बड़ा युद्ध जीतकर आए हों। जागरूक महिलाओं को महिला कल्याण की संस्थाओं के सहयोग से इस संदर्भ में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए और समाज का पथ प्रदर्शन करने का उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। ये प्रयास प्रस्ताव पास करने, लेक्चर देने या एक दूसरे से चर्चा करते रहने से पूरा नहीं हो सकता। इसका सीधा सा तरीका यह है कि हम में से जिनके लड़के विवाह योग्य हैं वे इस बात की प्रतिज्ञा कर ले कि वे बिना दहेज और बिना धूमधाम का सादगी संपन्न विवाह करेंगे। आगे लड़कों को और उनके अभिभावकों को आना चाहिए। जोर और दबाव उन्हीं पर दिया जाना है। खर्चीली शादी करने वाले और दहेज लेने वाले को ही नीति और न्याय अपनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कठिनाई तब पड़ती है जब हमहीं में से लोग दोहरे मुखौटे बांध लेते हैं। कन्या विवाह योग्य होती है तो आदर्शवाद का समर्थन करते हैं और जब लड़का विवाह योग्य होता है तो गिरगिट की तरह तुरंत रंग बदल लेते हैं। आज जिस ढंग से, जिस आडंबर, अहंकार और तामसी वातावरण में विवाह शादियां होती हैं, उन्हें देखकर किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि ये दो आत्माओं के समर्पण के लिए आयोजित सर्वमेध यज्ञ का धर्मानुष्ठान है। उन दिनों तमोगुण की ही घटाएं छाई रहती हैं। अश्लील गीत, गंदे, ओछे मखौल, पान, बीड़ी, भांग, शराब की धूम देखकर उसकी संगति यज्ञ से कैसे बिठाई जाए? ये हल्का फुल्का धार्मिक कृत्य मानव जीवन की एक साधारण सी आवश्यकता है। जिस प्रकार मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, जनेऊ, वानप्रस्थ आदि अन्य संस्कार होते हैं, वैसा ही विवाह भी एक साधारण सा धर्मानुष्ठान है। उसमें संस्कार का कुछ बड़ा आयोजन रह सकता है, हर्ष उल्लास का छोटा मोटा आयोजन भी रह सकता है, पर वह इतना खर्चीला और उलझन भरा कदापि न होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से दोनों पक्षों का कचूमर ही निकल जाए। 16 बाल संस्कार शालाएं शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन की संयुक्त प्रक्रिया पहली कक्षा के बालकों से लेकर 8वीं कक्षा तक के बालकों से आरंभ की जाए। उनके लिए ट्यूटोरियल कक्षाएं चलाई जाए। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भर से आजकल काम नहीं चलता। ट्यूशन की मोटी राशि देकर शिक्षकों को घर बुलाने की मनस्थिति एवं परिस्थिति हर अभिभावक की नहीं होती। ऐसी दशा में बालकों को अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकना कठिन पड़ता है। अपने मन से अकेले पढ़ते रहें, ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता। फेल हो जाने या डिवीजन बिगड़ जाने पर उनका मनोबल टूट जाता है और कितने ही सदा के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। इन कठिनाइयों का समाधान यह है कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बाल संस्कार शालाएं उनके स्कूली समय को छोड़कर चलाई जाए, फीस कुछ भी न ली जाए। इस पाठशाला में अनेक छात्र आग्रहपूर्वक सम्मिलित होंगे, आम व्यक्ति भी खुशी खुशी उन्हें भेजेंगे। इस दृष्टि से भी कि स्कूली समय से अवकाश मिलने पर बच्चे दंगा मचाते, आवारागर्दी में घूमते और कुसंग में पढ़कर भविष्य बिगाड़ते हैं। इस झंझट से बचने के लिए भी हित इसी में है कि बच्चे इन बाल संस्कार के निमित्त बनाई गई प्रज्ञा पाठशालाओं में पढ़ने जाया करें। इसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने और संस्कार प्राप्त करने का दोहरा लाभ है। जिस प्रकार अन्य कामों के लिए विचारशील उदारचिताओं से समय मांगा जाता है, उसी प्रकार पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए बिना मूल्य पुरुषार्थियों से समय देते रहने के लिए आग्रह किया जा सकता है, जिनका ऐसे कार्यों में उत्साह है। आवश्यक नहीं कि सेवानिवृत्त ही यह उत्साह दिखाए। व्यवसाय, नौकरी आदि रहते हुए भी इस हेतु समय दे सकने वाले और पाठशाला के समय पर पढ़ाने के लिए पहुंचते रहने वाले लोग तलाश करने पर अवश्य ही मिल सकते हैं। स्थान की दृष्टि से संस्थानों का हॉल, बरामदा या आंगन इस प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम है। इससे उपयोगी सेवा साधना में संलग्न होने से संस्थानों की गरिमा बढ़ती है और जन जन की सहानुभूति अर्जित होती है। बच्चों से प्रयास आरंभ करना इसलिए सरल है कि उनकी व्यवस्था बनाने में कहीं भी कठिनाई नहीं हो सकती।
17 प्रौढ़ पाठशालाएं। प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अविवाहित या आयु की लड़कियां स्कूलों का लाभ उठा सकती है, पर छोटी जिनकी उम्र बड़ी हो चुकी है, जो विवाहित हैं, जिन्हें घर गृहस्थी संभालनी है, उनको भी अशिक्षित नहीं रहने दिया जा सकता। आज जिनको सामाजिक भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं, जिनका प्रभाव है, जो समर्थ हैं, आज की समस्याएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के द्वारा सुलझ सकती हैं। छोटी कन्याएं बड़ी होकर 15-20 साल बाद प्रभावशाली बनेंगी। तब तक वर्तमान पीढ़ी की अशिक्षित महिलाओं को उपेक्षित नहीं रहने दिया जा सकता। आज की समर्थ नारी को आज ही अशिक्षा के चंगुल से छुड़ाया जाना चाहिए। आमतौर से तीसरे प्रहर 2 से 5 तक 3 घंटे ही प्रौढ़ महिलाओं के पास फुर्सत के रहते हैं। इसी समय में हर जगह सुव्यवस्थित महिला प्रौढ़ विद्यालय चल पड़े। इसकी सुनिश्चित योजना चल ही पड़नी चाहिए। इसके लिए जो भी साधन जुटाने आवश्यक हैं, उन्हें जुटाना समय की अनिवार्य मांग समझी जानी चाहिए। इसके लिए भावनाशील नर को तन मन और धन तीनों ही प्रकार के सहयोग उदारता पूर्वक देने चाहिए। जहां महिला संगठन है, उन्हें इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए। जहां संस्था का अपना महिला भवन बन सके, वहां उसके लिए प्रयत्न किया जाए। यह निर्माण मंदिर, धर्मशाला, तालाब, अन्न क्षेत्र आदि पुण्य के नाम पर किए जाने वाले सभी निर्माणों से कहीं अधिक पुण्य और सत्परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा। इस कारण निर्माणकर्ताओं को इसमें अधिक श्रेय प्राप्त होगा। उदार और प्रभावशाली लोग यदि इस निर्माण की उपयोगिता समझ सकें तो उनकी सहायता से अथवा जनसाधारण का मुट्ठी मुट्ठी सहयोग एकत्रित करके यह निर्माण भी हर जगह संभव हो सकता है। संपन्न और भावनाशील लोगों तक यह आवाज पहुंचाई जानी चाहिए। जिनके कान में यह बात पड़े, वे यदि नारी जागरण की उपयोगिता अनुभव कर सके तो उन्हें ऐसे निर्माणों को करने या कराने का संकल्प ले ही लेना चाहिए। उसके लिए समय एवं धन देने के लिए बड़ी चढ़ी उदारता का परिचय देना चाहिए। ऐसे शुभ संकल्पों में ईश्वरीय सहायता मिलती है। आदर्श एवं पुरुषार्थ का समन्वय सदा ही सफलता प्रस्तुत करता रहा है। संपन्न और पुरुषार्थी लोगों का साहस एवं उत्साह जाग पड़े तो कोई कारण नहीं कि कुछ ही समय में हर जगह एक साधन संपन्न महिला भवन बनकर खड़ा न हो जाए। यदि वैसा न हो सके तो मानकर या किराए का कोई स्थान लेकर इस नारी प्रौढ़ शिक्षा का पुनीत कार्य जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए। मंदिरों में, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में ढेरों जगह खाली पड़ी रहती है। स्कूलों के कमरों का भी उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। जहां वैसी सुविधा हो, वहां उसका भी लाभ लिया जा सकता है। अपने प्रौढ़ महिला विद्यालयों में 1 शिक्षा, 2 स्वावलंबन और 3 सर्वतोमुखी प्रगति के 3 क्रियाकलाप मिले जुले रूप में चलने चाहिए। शिक्षा का पहला चरण निरक्षरता निवारण और दूसरा संज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। जो महिलाएं निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर बनाया जाना चाहिए। सरकारी प्राथमिक स्कूल की 5वें दर्जे जितनी शिक्षा हर नारी को मिलनी ही चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्राथमिक शालाओं में चलने वाला पाठ्यक्रम ज्यों का त्यों लिया जा सकता है। दूसरा, ज्ञान संवर्धन वाला पाठ्यक्रम शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जीवन के विभिन्न पक्षों, उनकी समस्याओं और समाधानों की जानकारी देना होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार और समाज सभी के संबंध में तथ्य, तर्क और प्रमाण सहित शिक्षण दिया जाए। जीवन जीने की कला, बच्चों का पालन पोषण, घर की व्यवस्था, धन का संतुलन, उसे खर्च करने का ढंग, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाला सामान्य ज्ञान, भोजन पकाने का सुधरा हुआ ढंग, स्वास्थ्य रक्षा, शिष्टाचार, रोगियों की देखभाल, सफल दाम्पत्य के सूत्र, परिवार के सदस्यों में भावनात्मक एकता बनाए रखने का ढंग, अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार, जीवन का लक्ष्य तथा उसे पाने का क्रम,
हंसते हंसाते जीवन जीने का दृष्टिकोण, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बनाना, परिवार संस्था का नव निर्माण, नारी की प्रगति कैसे हो, इसकी दिशा, संभावना और योजना, अध्यात्म का व्यवहारिक रूप जैसे अनेक विषय इस ज्ञान संवर्धन पाठ्यक्रम शामिल रहने चाहिए। में प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ गृह उद्योगों का प्रशिक्षण भी चलाया जाना चाहिए। इससे आर्थिक प्रगति के साथ साथ और भी लाभ है। बुद्धि में पैनापन आता है और रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ाने में भी बहुत सहायता मिलती है। जापान कुटीर उद्योग में अग्रणी है, वहां हर घर एक छोटा कारखाना है। घर के सभी लोग अवकाश के समय में कुछ काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। निठल्ले बैठने से जो तरह तरह के दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, उनके लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। उपार्जन की क्षमता बढ़ने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न होता है। अपने देश में कुटीर उद्योगों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। सिलाई, बुनाई, खिलौने, टूट फूट की मरम्मत, शाक वाटिका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में अनेकों उद्योग संभव हो सकते हैं। उनमें से जहां जिन्हें उपयुक्त समझा जाए, वहां उनका इस गृह उद्योग विभाग में समावेश किया जा सकता है। संगीत भी इस शिक्षण में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। सद्भाव संवेदनाओं को हुलसित करने के लिए संगीत से बढ़कर सरस, सरल और सफल माध्यम दूसरा नहीं हो सकता। इसके लिए सुगम संगीत पद्धति में गाने का तथा बजाने का जहां जो साज प्रचलित हो, वहां उन्हें बजाने का शिक्षण दिया जा सकता है। संगीत और भाषण दोनों को सिर्फ मनोरंजन कला नहीं, बल्कि जीवन की उपयोगी शक्तियां माना जाना चाहिए। इन दोनों का उपयोग जनमानस से अवांछनीयता उखाड़ फेंकने में एक शक्तिशाली औजार की तरह हो सकता है। हमारी प्रौढ़ पाठशालाओं में इन दोनों कलाओं का शिक्षण, इन शक्तियों का समुचित संवर्धन किया जाना चाहिए। ये तो प्रौढ़ महिला विद्यालय का वह भाग हुआ जो 2 से 5 बजे के बीच 3 घंटे रोज स्कूली ढंग से पढ़ाया जाया करेगा। साक्षरता, कुटीर उद्योग, सामान्य ज्ञान, भाषण, संगीत आदि उस पाठ्यक्रम के अंग हैं जो विद्यालय की चहारदीवारी के भीतर पढ़ाया जाना है। इससे अगला प्रशिक्षण वह है जो घर घर जाकर जन जन से संपर्क बनाकर दिया जाना है। संगठन, साप्ताहिक सत्संग, संस्कार, त्योहार, कथाएं, परिवार गोष्ठी, चल पुस्तकालय जैसी प्रचारात्मक, रचनात्मक गतिविधियां इसी प्रकार की है, जिन्हें जन संपर्क द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, गलत परंपराएं, अनैतिकताएं, अवांछनीयताएं अपने समाज में इतनी अधिक हैं कि उनके विरुद्ध संघर्ष किए बिना छुटकारे का और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे अपना संगठन मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे विवाहोन्माद, दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मृतक भोज जैसी कुरीतियों से जूझने का मोर्चा तेज करना पड़ेगा। इन सभी गतिविधियों का केंद्र अपना महिला भवन ही हो सकता है। शिक्षा, स्वावलंबन और सर्वतोमुखी प्रगति की तीनों धाराओं का उद्गम यही छोटा सा भवन होगा। ये तीनों धाराएं परस्पर मिलकर पतित पावनी गंगा की तरह प्रवाहित होंगी। ये धारा सगर पुत्रों की तरह नरक की आग में जलने वाले जन समाज को स्वर्ग जैसी परिस्थिति में बदल देने का लाभ दे सकेंगी। 18. सभी महिलाएं सहयोग करें। महिलाओं में से हर एक के पास पर्याप्त अवकाश है और साधन तथा अवसर भी। वे चाहे तो गृहस्थ के उत्तरदायित्व को संभालते हुए समस्त नारी जाति और स्वयं के लिए भी सोच सकती है। समय कम मिलता हो तो अपने परिवार के अन्य लोगों को नारी जागरण की दिशा में कुछ समय लगाने और ध्यान देने की प्रेरणा दे सकती है। जिनके पास साधन है, वे उन्हें इस पुण्य प्रयोजन में लगाने की बात सोच सकती हैं। जिनके उत्तरदायित्व पूरे हो चुके, वे अपने को नारी समाज के लिए उत्सर्ग करने का साहस कर सकें तो इसमें उनका और समस्त समाज का हित साधन हो सकता है। बड़े घरों की शिक्षित महिलाएं जिनके घर नौकर चाकर काम करते हैं, उनको सेवा के लिए समय निकालना चाहिए।
जिनके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, वे बहुत आसानी से नारी कल्याण के कार्यों में हाथ बटा सकती हैं। खाली आलस्य में पड़े रहने से समय का उपयोग भी नहीं होता और स्वास्थ्य भी खराब होता है। समय का सदुपयोग उनकी लोकप्रियता के रूप में फलीभूत होगा। प्रतिष्ठित परिवार की महिला स्वयं अपने कार्यों से सम्मानित होकर पति की प्रतिष्ठा को दुगनी कर सकती है। ऐसे अवसर पर अपने समय को नारी सुधार के कामों लगाकर शिक्षित महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। विधवा परित्यक्ताएं भारभूत बनकर जीवन जीती हैं। संतान न होने कारण अथवा कुरूप होने के कारण कितनी ही बहनें पग पग पर लांछित होती हैं। ऐसी स्थिति में कष्टदायक स्थिति की अपेक्षा नारी जागरण की तपश्चर्या में अपने आप को लगा देना अधिक श्रेयस्कर है। किन्हीं पर भार बने रहने से तो अच्छा है और किसी का भार हल्का कर देना। आत्महत्या जैसे घिनौने उपाय सोचने की अपेक्षा इस सेवा यज्ञ में जुट पड़ना हर दृष्टि से उपयुक्त है। जिन लड़कियों की आर्थिक कठिनाई या कुरूपता के कारण शादी नहीं हो सकी अथवा दूसरों के असफल विवाहित जीवन से शिक्षा लेकर अविवाहित रहना चाहती हैं, वे शिक्षित कुमारियां यदि महिला जागरण में जुट जाएं, तो युग की महती आवश्यकता पूरी कर सकने योग्य जनशक्ति सहज ही जुटा सकती है। स्त्रियों के सुधार के पुण्य प्रयास में पढ़ी लिखी महिलाओं, अध्यापिकाओं को पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बालिकाओं को पाने के कारण उनके परिवारों से अध्यापिकाओं का सह संबंध होता है, इस कारण घर का पुरुष वर्ग उन पर सहज विश्वास रखता है। वह सर्वथा योग्य समझेगा और उनका कभी विरोध न करेगा। अध्यापिकाओं को अपनी इस विश्वसनीय स्थिति का लाभ उठाना और उसका उपयोग घरों की पिछड़ी नारी के सुधार के रूप में करना चाहिए। अध्यापिकाएं सीधे घरों में जाकर महिलाओं से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। घर में पहुंचकर वे महिलाओं को शिक्षा का महत्व बताएं और उन महिलाओं व लड़कियों को पाठशाला भेजने को प्रेरित करें जिन्हें अभी पढ़ने नहीं भेजा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर फीस माफी और शिक्षा सामग्री दिलाने का आश्वासन दे सकती हैं। यदि अध्यापिकाएं घरों से लड़कियों को लाने ले जाने का कार्य भी निश्चल सेवाभाव से करें, तो घर के लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लड़कियों को बाहर निकालने पर संकोच करने वाली महिलाएं उनको स्कूल भेजने को तैयार हो जाएंगी। सेवा मुक्त अध्यापिकाएं आगे बढ़ें और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर महिलाओं को शिक्षा का लाभ बताएं। महिलाओं को एकत्र कर प्रातः, सायं अथवा अवकाश के अनुसार पाठशाला स्थापित करें। उन्हें स्वयं पढ़ाएं या पढ़ाने का प्रबंध करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यदि कोई एक सेवानिवृत्त अध्यापिका किसी क्षेत्र में एक भी प्रौढ़ पाठशाला स्थापित कर सकी तो मानो उसने अपना स्थायी स्मारक समय की छाती पर छोड़ दिया, जो उसे न केवल इसी लोक में हर्षित करेगा वरन परलोक में भी सुख देगा। साक्षरता के साथ में त्योहारों, उत्सवों तथा विवाहों के अवसरों पर गाए जाने वाले सुंदर सुंदर अर्थपूर्ण गीत सिखाए जा सकते हैं। कीर्तनों का अभ्यास कराया जा सकता है। उन्हें गृह सज्जा, गृह व्यवस्था, पारिवारिक प्रेम, शील शालीनता, स्वच्छता तथा सफाई की शिक्षा उदाहरणों, कार्यक्रमों तथा उपदेशों द्वारा दी जा सकती है। जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, उन लड़कियों अथवा महिलाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों एवं विद्यालयों की सेवाभावी छात्राएं अपने अध्ययन के पश्चात समय निकालकर अपने पास पड़ोस तथा परिचितों में जाकर नारियों व लड़कियों से संपर्क स्थापित करें। अपने शालीन व्यवहार से यह छाप छोड़े कि शिक्षा से नारी की विचार परिधि का विकास होता है, संकीर्णता समाप्त होती है, वो कर्तव्य व अधिकारों को पहचानती है, उसका ठीक ठीक उपयोग कर सकती है तथा शिक्षा से नारी की रूढ़ मान्यताएं दूर होती हैं, अंधविश्वास भागते हैं। छात्राएं यह विश्वास भी दिलाएं कि शिक्षा से आत्मा में प्रकाश और हृदय में बल आता है, जिससे उन्हें न तो अप्रिय परिस्थितियां डरा सकती हैं और न कोई धोखा दे सकता है। शिक्षा उन्हें आत्मरक्षा का बल देती है।
इस प्रकार की शिक्षाओं के साथ बड़े घरों की प्रगतिशील महिलाएं पिछड़ी महिलाओं को विकसित करने के लिए अन्य कार्य भी कर सकती हैं, जैसे घर की व्यवस्था में दक्ष बनाना, पारिवारिक बजट बनाने की विधि सिखाना, स्वयं को तथा बच्चों को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देना जैसे कार्य कर सकती हैं। महिलाओं को सभ्यता, शालीनता तथा सहनशीलता की शिक्षा दे सकती हैं। बच्चों को अनुशासन के साथ साथ साक्षर भी बना सकती है। नारी सुधार की जो भी प्रवृत्तियां उनकी समझ में आए, नारियों के बीच चला सकती है। बड़े घरों की महिलाओं के अतिरिक्त साधारण घरों की प्रौढ़ तथा वृद्ध महिलाएं भी नारी जागरण के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। वे घर घर जाकर बहू बेटियों को समझाने, सिखाने के साथ साथ अपना मुख्य कार्य क्षेत्र अपनी हो जैसी बड़ी वृद्धियों को बनाएं। अपने अनुभव से उन्हें उदार तथा विचारशील बनाएं, घरों की बड़ी बुढ़ियों तथा बहुओं के बीच सद्भावनाएं स्थापित कराएं। सास बहू के स्वाभाविक झगड़े अपने अनुभव के आधार पर बंद कराएं। अपना तथा अपने जैसे अन्य उदाहरण देकर बड़ी बूढ़ियों को समझाएं कि समय आने पर बहू बेटियों को घर की जिम्मेदारी सौंपने से उनके जीवन में किस प्रकार सुख शांति रहने लगेगी। परिवार की अधिकार लिप्सा से मुक्त होकर वे भगवान का भजन कर सकेंगी। इस प्रकार उनका सम्मान घटने के बजाय बढ़ेगा ही। परिवार की सुख शांति एवं मंगल कामनाओं के लिए सद्भावना तथा सहमति का महत्व बताएं। पढ़ी हुई प्रचारिकाएं उपयोगी पुस्तकें सुनाएं तथा वार्तालाप करें। इस प्रकार से वृद्ध प्रचारिकाएं घर की रूढ़िवादिनी वृद्धाओं में उदार तथा प्रगतिशील वृत्तियों को जगाकर महिला कल्याण के मार्ग में आने वाले कर सकती है, बहुत से अवरोधों को दूर। 19 महिला वर्ग द्वारा सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार। निरक्षर महिलाएं साक्षर बनने का प्रयत्न करें और पढ़ी लिखी ज्ञान संपदा बढ़ाने के लिए उपयोगी साहित्य का अध्ययन करें। ऐसा साहित्य जो अनुभवी युगदृष्टा के द्वारा लिखा गया हो, व्यवहारिक शिक्षा देने में समर्थ हो, पढ़ना चाहिए। हर जगह छोटे छोटे पुस्तकालयों की स्थापना हो, जिनमें महिला समस्या के समाधान प्रस्तुत करने, ज्ञान यज्ञ की योजनाएं, दीवार लेखन, स्टीकर अभियान, झोला पुस्तकालय, माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय आदि कार्यक्रमों द्वारा जनसाधारण की मानसिकता एवं सत्प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए महिलाएं इन कार्यों को हाथ में ले सकती हैं। कुछ आकर्षक स्टिकर्स किसी के भी ड्राइंग रूम, रसोईघर, बैठक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान की शोभा को बढ़ाने के लिए लगाए जा सकते हैं। प्रभावशाली सद्वाक्यों के स्टिकर्स लेकर यदि कोई महिला घरों में जाकर बहनों से संपर्क करे, इन्हें खरीद कर लगाने वालों की कमी नहीं रहेगी। बस स्टॉप, कार्यालयों, विद्यालयों एवं मंदिरों में लगा दिए जाएं तो बहुत काम हो सकता है। युग ऋषि द्वारा रचित साहित्य का महत्व शाश्वत सनातन है। ये कभी पुराना नहीं होता। पुरानी पत्रिकाएं अथवा पुस्तकों पर ज्ञान यज्ञ योजना की शिल्प लगाकर महिलाएं हर वर्ग को पढ़ने को देती रहें। झोला पुस्तकालय चलाना सबसे बड़ा तप, दान, पुण्य, परमार्थ एवं सबसे बड़ी साधना है। इस योजना में कुछ दिन के लिए एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए दे सकती है और कुछ दिन पश्चात वापस लेकर दूसरी पुस्तकें दे दे। इस योजना को कोई भी व्यक्ति अथवा महिला आसानी से चला सकते हैं। सभी बहनों को झोला पुस्तकालय अवश्य चलाना चाहिए। इसी प्रकार माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय योजना में भी पुस्तक पर अपने नाम पते की मुहर लगाकर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों एवं ग्राहकों को भेंट स्वरूप दे सकती है। पर्व, त्योहार, जन्मदिन, विवाह दिन आदि के अवसर पर वितरित कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने मई 1981 में लिखा है कि युग निर्माण योजना पत्रिका को धरती पर स्वर्ग के अवतरण की दिशाधारा, कार्य पद्धति एवं संभावना को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। सभी बहनों से हमारा अनुरोध है कि युग निर्माण योजना पत्रिका की स्वयं सदस्य बने, दूसरों को प्रेरणा देकर अधिकाधिक सदस्य बनाएं एवं अपनी पत्रिका दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करती रहें,
ताकि नई बहनें मिशन की कार्यकर्त्री बन सके। वार्षिक शुल्क 42, आजीवन 750 रुपया। प्रतिभाओं से अनुरोध। यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जागृत और जीवंत नारी को नवयुग में अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने हैं। जागृत महिलाएं अगले दिनों देश की आर्थिक उन्नति में बढ़ चढ़कर योगदान देने की स्थिति में होंगी। कुटीर उद्योगों का संचालन प्रायः उसी के हाथ में होगा। पुरुष वर्ग अधिक कड़े परिश्रम के काम अपने जिम्मे रखेंगे और गृह व्यवस्था, शिशुपालन के साथ साथ नारी कुटीर उद्योगों को संभाल लेगी। घर में रहते हुए ऐसा करना उसके लिए सरल पड़ेगा। सहकारी समितियां यदि उन्हें कच्चा माल देने और बने माल को खरीदकर बाजार में खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लें तो छोटे बड़े असंख्य गृह उद्योग पनपते हुए दिखाई देंगे। नारी की बेकारी, बेबसी और गरीबी तो इसी उपाय से दूर हो सकती है। परिवार के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत खुल सकता है। देश की संपन्नता में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी। राजनैतिक क्षेत्र में इन दिनों जो आपाधापी चल रही है, उसके समाधान का सहज उपाय यह है कि शासन प्रशासन में नारी को भी चुनकर भेजा जाए। उनकी जन्मजात सहृदयता एवं उदारता का समावेश जब राजनीति में होगा तो राजनीति भी धर्मनीति की तरह पवित्र बनकर रहेगी। पुरुष ने चिरकाल से शासन सूत्र संभाला है, अब उसके अनुभव नारी को देने के लिए उसे अपनी पकड़ कुछ ढीली करनी चाहिए। टाउन एरिया म्यूनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद, विधानसभा एवं लोकसभा आदि में उसे स्थान देना चाहिए, ताकि इस आशा का उदय हो सके कि सत्ता किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं है। उनके संचालन निर्वाह का उत्तरदायित्व दूसरों को उठाने देने वाली उदारता का प्रारंभ हो गया। साहित्य एवं कला क्षेत्र में नारी का प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी। उसकी कलम से अश्लीलता, कामुकता और अपराधी वृत्तियों उभारने वाला कुत्सित साहित्य नहीं लिखा जा सकता। वह जो कुछ लिखेगी अपने पिता, पति, भाई और पुत्र में सद्भावना उत्पन्न करने वाला ही हो सकता है। प्रेस, प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य विक्रय के क्षेत्र में नारी को वर्चस्व इसलिए सौंपा जाना चाहिए कि आज इन क्षेत्रों में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण संभव हो सके। प्रगतिशील लेखक वर्ग से अनुरोध किया जाए कि वे नारी उत्थान की समस्या के ऊपर ऐसे लेख लिखना प्रारंभ करें जो नारी के प्रति श्रद्धा, पवित्रता और शालीनता की दृष्टि उभारें। उन्हें देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराएं। साहित्य प्रकाशकों और चित्र प्रकाशकों से कहा जाए कि वे नारी उत्कर्ष की आवश्यकता पूरी करने वाला साहित्य छापने और बनाने का साहस जुटाएं। उत्तेजक और अश्लील चित्रण से वे हाथ खींच लें, भले ही उसमें लाभ की दृष्टि से कुछ कमी रहने लगे। पत्र पत्रिकाओं के संचालकों, संपादकों से आग्रह किया जाए कि नारी के सामाजिक उत्कर्ष की आवश्यकता पर ध्यान दें और इसके लिए उपयोगी सामग्री नियमित रूप से सभी भाषाओं में प्रकाशित करें। यह एक पवित्र सामाजिक कर्तव्य समझकर हाथ में लेना चाहिए। भावनाएं उभारने की दृष्टि से गीतों और कविताओं का गीतकार ऐसा सृजन करें जो नारी समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित कर सके। फिल्म निर्माताओं से अनुरोध किया जाए कि वे नारी दुर्गति के प्रति करुणा, प्रतिबंधों के प्रति आक्रोश और परिवर्तन का मार्गदर्शन करने वाली कहानियां बनाएं और दिखाएं। अगले दिनों नारी समस्या का समाधान जैसे विषयों पर बनी फिल्मों का स्वागत होगा। लाभ भी रहेगा और निर्माताओं को समाज निर्माण में योगदान देने का श्रेय भी मिलेगा। सरकारी प्रचार तंत्र बहुत समृद्ध और संपन्न है। रेडियो और टेलीविजन आदि के माध्यम से नारी समस्या की ओर ध्यान देने के लिए जनमानस तैयार किया जा सकता है। विज्ञापनों का प्रयोग अधिकाधिक नारी उत्कर्ष का वातावरण बनाने के लिए हो सके तो नारी वर्ग को बहुत राहत मिल सकती है। नारियों को मानव की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए पढ़ी लिखी तथा प्रतिभाशाली नारियों को प्रयास करना होगा।
कोई महिला जो स्वयं वकील है या पुलिस में है या जन है या उसका पति उच्च पद पर है, दीनहीन स्थिति वाली स्त्रियों का साथ दे तो अत्याचारी पुरुषों के हौसले पस्त हो सकते हैं। ये अपराधी व्यक्ति को ऐसा दंड दिला सकती हैं कि आगे किसी को इस प्रकार नारी पर अत्याचार करने का साहस न हो। कितने दुख की बात है कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती थी, वहीं आज उसे जलाया जा रहा है। संसार में ये देखा जा सकता है कि छोटा दीपक जलता है तो हवा का झोंका उसे बुझा देता है, और कहीं आग लगी हो और उस समय आंधी आए तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसलिए देश की जागृत बहनों, आगे बढ़ो और अपने उत्तरदायित्व को समझो। प्रकृति का यही नियम है कि दुर्बल को वह समाप्त कर देती है और सबल को सहारा देती है। इसीलिए आप स्वयं समर्थ बनकर गिरी हुई असहाय बहनों को सहारा दो। यही इस समय की पुकार है। स्वयं को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ।